हमने देखा कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, देखो यहाँ से ये क्या है, ये सारा है एस ब्लॉक, ये और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा है पी ब्लॉक। ठीक है, 13th ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक, 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक ये सारा है डी ब्लॉक। ठीक है, और नीचे के जो दो हैं ये है एफ ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को जो बांट रखा है। हर ब्लॉक के एलिमेंट्स की अपने कुछ स्पेशल गुण हैं। ठीक है, देयर आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, तो हम ब्लॉक वाइज इनके गुणों को पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बेटा, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जैसे टेस्ट कर लोगे 2nd ग्रुप का, 2nd यूनिट का, वैसे बेटा इनको तुम याद भी करना। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो अब हम ब्लॉक वाइज इन एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का देखेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले और दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आई यहाँ तक बात समझ में? अच्छा, अब इसके अलावा क्या है, अच्छा एक और भी बात है, देखो ध्यान से देखना, पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स और साथ में एक ना यहाँ जो हीलियम गैस है उसको भी हम एस ब्लॉक का ही मानते हैं, क्योंकि हीलियम का देखो 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या बनेगा 1s2, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन भी तो एस में एंटर करा, पर इसके गुण क्योंकि इनके जैसे हैं तो एक आध ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स रह गई थी इसमें, बट कोई नहीं, उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक तो एस फर्स्ट और 2nd ग्रुप के एलिमेंट्स, और एक 18th ग्रुप का जो सबसे ऊपर का मेंबर है हीलियम, वो भी एस ब्लॉक में ही माना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने देखा उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, पहले और दूसरे ग्रुप के सारे तत्व और हीलियम। ठीक है, ये सारे हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात हम और लिखते हैं, हर ब्लॉक में लिखेंगे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो इसका क्या मतलब है। ठीक है, ध्यान से समझना सब, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं वो ही सारे आते हैं जिन सबके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसा होगा। ठीक है, अब एक ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आते हैं, ठीक, उन सभी तत्वों के आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मैं जनरल ऐसे एन बनाकर लिख सकती हूँ। देखो कैसे लिखूंगी, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे कि देखो, ये मैंने यहाँ लिथियम लिया और इधर लिया बेरिलियम, ये पहले ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का मेंबर उठाया मैंने। ठीक है, इसका कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s1, इसका कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2। इन सबके ही आखिरी शेल में क्या होगा, एक 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 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पहले ग्रुप के सबके ही आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ऐसे ही 2nd ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उन सबके आखिरी शेल में दो 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 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल को अगर मैं n मान लूं, ठीक है, अगर मैं उसको n मान लूं तो n की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो क्या है 1 हो जाएगी, 1s1 होता है इसका। दूसरे के आउटर मोस्ट शेल में क्या है 2s1, तीसरे के में 3s1 4s1 5s1, इस तरीके से चल रहा है। ऐसे इनका 2s2 3s2 5s2 6s2 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो सबकी ही आउटर मोस्ट शेल को अगर मैं n से रिप्रेजेंट करूं तो सबका ही क्या है आखिरी शेल, जिसमें आखिरी सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, सबका ही एस है, तभी एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने n रख दिया, भाई n का मतलब यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 तक हो सकता है। सबकी ही s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर पहले ग्रुप का है तो 1 है और अगर दूसरे ग्रुप का है तो 2 है। तो बस सिंपल हम ऐसे ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ग्रुप का ऐसे बना सकते हैं। आई बात समझ में? NS1 2 2, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब जैसे मैं सीधा कहीं ऐसे कहूँ कि भाई पोटेशियम इससे कैसे रिप्रेजेंट होगा, पोटेशियम के लिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। उसका क्या होता है आउटर मोस्ट शेल का कन्फिग्रेशन बनाना 4s1 होता है, तो इससे शो हो जाएगा भाई n की वैल्यू 4 हो जाएगी, s और उसमें एक या दो में से कोई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसमें एक होता है। ठीक है, तो हम एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बनाएंगे जिससे उस ब्लॉक के अंदर जितने भी तत्व आते हैं उन सबको हम उस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से
रिप्रेजेंट कर सके, उन पर वो अप्लाई हो सके। जैसे देखो पोटेशियम पर हो रहा, कोई भी एलिमेंट उठा लो बेटा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का, उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एस ब्लॉक में ये देखा कि उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के और हीलियम। और दूसरे पॉइंट हमने देखा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का क्या होता है, NS122। ठीक है, ये चीजें बेटा ध्यान रखना, ये आ जाती हैं। अब हम इनके कुछ गुण देखेंगे। गुण देखें तो देखो ये सारे कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। देखो ये पीरियोडिक टेबल को तुम ध्यान से उठाओगे ना बेटा, देखोगे तो देखो बुक से भी देख सकते हो, बुक में भी तुम्हारी अच्छी बनी हुई है। देखो बुक से एक यहाँ लाइन डिफ्रेंशिएट हो रही है अलग, ये देख रहे हो ऐसे सीढ़ी से बन रही है। तो इसके इधर इधर के जितने भी तत्व हैं ये सब मेटल्स हैं, और इधर इधर के जितने भी हैं ये नॉन मेटल्स हैं। इस पे जो आ रहे हैं ना ये मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटलॉइड मतलब जिनमें मेटल और नॉन मेटल, उपधातु जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण हैं। ठीक है, वो यहाँ इस सीढ़ी के इधर और इधर रहते हैं। बाकी इधर वाले सारे मेटल हैं और इधर वाले सारे ये नॉन मेटल हैं। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे कैसे होते हैं, दे ऑल आर मेटल्स, और बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं। रिएक्टिव समझते हो, मतलब बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है बेटा, क्यों बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि इन सबको अपने आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बस 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, और इन सबका ही साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, दे हैव वेरी लार्ज साइज, तो बहुत जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जल्दी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, इन गुणों को तुम्हें याद करना होगा। एक तो ये सारे मेटल्स होते हैं और सॉफ्ट मेटल होते हैं। सॉफ्ट के हम कैसे कह सकते हैं कि मेटल होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज है। तो बड़ा साइज होने की वजह से इसके अंदर जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी दूर दूर हैं। देखो बेसिकली मेटल जो होता है ना उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। तो जिन मेटल एटम्स का, ठीक है बेटा, साइज बड़ा होता है उनकी मेटेलिक बॉन्ड भी बहुत वीक होती है। तो जब देखो जो चीज इनको आपस में बांध के रख रही है, जैसे एक सोडियम है दूसरा सोडियम है ना, मान लो एक सोडियम का पीस है उसमें सोडियम के एटम है, तो जो बॉन्ड उनको आपस में बांध के रख रही है अगर वो कमजोर होगी तो वो जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। समझो, मतलब ऐसे समझो चाकू या चम्मच से ही कट जाते हैं। तुम लोहे को काट लो चाकू चम्मच से, नहीं कटेगा, क्योंकि आयरन के केस में मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती है। पर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बेटा एलिमेंट्स होते हैं ना, मेटल होते हैं बट इनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा साइज होने के कारण क्या हो जाता है बेटा, बड़ा साइज भी क्यों बड़ा होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आगे आएगा कल जो करेंगे उसमें देखेंगे। तो ये सब मेटल्स हैं और कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल हैं, क्योंकि इनकी मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक होती है। ठीक है, तो इसलिए आराम से चाकू या चम्मच से ही कट जाते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है, मतलब थोड़े से ही, क्योंकि देखो बॉन्ड वीक है तो हल्का सा टेम्परेचर देते ही एक दूसरे से अलग अलग होकर लिक्विड बन जाएंगे, और हल्का सा देते ही ये एक दूसरे से अलग अलग होकर वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ड्यू टू देयर वीक मेटेलिक बॉन्ड ये सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से आराम से अलग करे जा सकते हैं क्योंकि इनको बांध के रखने वाली जो फोर्स है वो बहुत वीक है। ठीक है, तो ड्यू टू देयर वीक मेटेलिक बॉन्ड ये सॉफ्ट मेटल भी होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, बहुत लो होता है। ठीक है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इनकी बहुत लो होती है। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, कि किसी भी बेटा एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आयनिक ऊर्जा करके तुम्हें 10th में करा रखा है, किसी भी तत्व के आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है, द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन सबसे ढीला बंधा हुआ है, सबसे बाहरी ही होगा, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है बाहर से, द एनर्जी विच वी हैव टू प्रोवाइड फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी लो होती है। फिर वही, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब बहुत जल्दी से ये कैटायन बना लेते हैं। ठीक है, सोडियम है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही Na पॉजिटिव बन जाएगा बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो थोड़ी सी ऊर्जा देते ही बहुत जल्दी से कैटायन बना लेते हैं। तो क्योंकि पॉजिटिव आयन ही जल्दी बना लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब चार्ज शो करते हैं जो आयंस बनाते हैं, तो या तो वो +1 आएगा या वो +2 आएगा। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का +1 आएगा, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का +2 आएगा। ठीक है,
आ रही बेटा बात समझ में? और देखो क्या है कि भाई ज्यादातर इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आयोनिक होते हैं। आयोनिक मतलब बाय द कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब भी ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़कर ही बनाते हैं, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसी मतलब कंपाउंड्स जो कि पूरा इलेक्ट्रॉन देने या पूरा इलेक्ट्रॉन लेने से बनते हैं वो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, दैट्स वाई दे ऑलवेज फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब मोस्टली दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि मेटल है, तुम्हें पता है धातु हमारी सुचालक होती है, ठीक है, तो इसलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी किसकी, एस ब्लॉक की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पी ब्लॉक की।